और नया था ना? स्टे ना, फिर बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। क्या बेटा? गारंटी? GURANT ना? डिक्लेरेशन ऑफ एड्रेस क्लॉज तक किया था अपन ने, बराबर है? पास। जगह तो बोलना।
फ्यू। ओके, चलो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज पढ़ते हैं अपन। क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? गाइस, ऑब्जेक्ट मतलब तुम अपनी कंपनी स्टार्ट किए हो, स्टार्ट करने के बाद तुम कौन सा धंधा करने वाले हो, मतलब योर पर्पस। या बिजनेस चालू करके तुम कौन कौन से ऑब्जेक्ट, टारगेट पूरे करने चाहते हो, बताना तो पड़ेगा ना तुम कौन सा धंधा कर रहे हो। यस और नो? यू हैव टू शो, यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू टेल अबाउट योर ऑब्जेक्ट क्लॉज। हाँ या ना? एवरीवन। नाउ मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे। जैसे एशियन पेंट्स वाले ने बोला रहेगा कि मेरा मेन पर्पस, मेरा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, धंधा करने का, पेंट बनाने का, ये सब करने का। बाटा ने चप्पल जूते का एग्जांपल, बहुत एग्जांपल्स दिए थे। तो ये कोई भी कंपनी का जब आप मेमोरेंडम बनाते हो तो आपको ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा, तब जाके लोगों को भरोसा आएगा कि इसे डालने के नहीं डालना है। हाँ या ना? राइट। सी, दिस क्लॉज डिफाइंस द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म। कौन से रीजन से लिए, कौन से पर्पस के लिए कंपनी है, वो बताया जाता है। इट इंडिकेट्स द रेंज ऑफ एक्टिविटीज अ कंपनी कैन अंडरटेक। रेंज ऑफ एक्टिविटी मतलब कौन कौन सी चीजें कंपनी करने वाला है, ए बी सी डी। मतलब बाटा ने खाली बोले मैं चप्पल जूते नहीं बनाऊंगा, सोल भी बनाऊंगा, मैं पॉलिश भी बनाऊंगा, सैंडल भी, सब। दे विल गिव अ रेंज ऑफ देयर एक्टिविटीज, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुम्हारा बिजनेस है, तुमको जैसे बनाना है, चलाना है, करना है, तुम्हारे पे। नो वन कैन टेल यू यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। बट बताना तुमको जरूरी है कि तुम कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन सा धंधा, कौन कौन सा बिजनेस करने वाले हो। बरोबर है? दिस clause states in details the main objective for which the company has been incorporated and also describes the any other activity it may want to undertake if necessary in achieving the major objective. अब कैसा है, मेन ऑब्जेक्टिव तो तुमको बताना ही है, साथ साथ में जो तुम्हारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स है ना, आप बोलोगे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स मतलब जो तुम्हारे, जैसे बाटा ने बोला मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो चप्पल जूते बनाना है, लेकिन उसमें ये भी लिखा है क्या, मैं पॉलिश भी बेचूंगा, मैं इंसोल्स भी बेचूंगा, मैं ये वो भी करूंगा। आया ना? तो जो आपके बिजनेस में एसोसिएटेड होते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, अपार्ट फ्रॉम योर मेन ऑब्जेक्टिव, बरोबर? ये सो नो? वो तो है, बट जैसे मैंने बोला अभी, हाँ भाई, बट उसके अलावा जो तुम्हारे सेकेंडरी या सब बोलते हैं ना, सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके बारे में भी तुम बता दो, उसके बारे में तुम मेंशन कर दो। क्लियर? यस और नो? नाउ, the object of a company should not be anything which is illegal, immoral, against the public policy, or contravention of the public, I mean sorry, of the company's act or any other law. मतलब तुम अपना ऑब्जेक्टिव बनाओगे, मैं चरस गांजा बेचेगा, स्मगलिंग करेगा, मैं माल प्रैक्टिसेस करेगा, उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या तुम्हारे बिजनेस में? नीदर योर ऑब्जेक्टिव शुड बी इन कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन मतलब अगेंस्ट द कंपनी लॉ और द कंपनीज एक्ट, कैन गो अगेंस्ट दैट। समझा? ये कंपनीज एक्ट है, इसके ये प्रोविजन है, उसमें जो जो चीजें तुमको अंडरस्टैंड करनी है, अलाउ करनी है, वो अलाउ करते हैं, वही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। बरोबर? अ कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड और आउटसाइड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स। फिर तुमने एक बार तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बना दिया, तुमने तुम्हारा एक बार ऑब्जेक्ट लॉस फाइन कर दिया, डिफाइन कर दिया, उसके बाद तुम उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट जो है पहले ही डाल दो, फिर उसके अलावा कुछ अलग करने मत जाओ। अगर करना है तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट लॉस में चेंज लाना पड़ेगा। उसके लिए मीटिंग बुलाओ, फिर मेंबर्स को बुलाओ, फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, बट वो बात का बात है। बट अभी जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट लॉस है, उसके अंदर रह के तुमको काम करना है। तुमको किसी ने नहीं रोका था कि तुम ये ऑब्जेक्ट लॉस बनाओ, ये ऑब्जेक्ट लॉस मत बनाओ, ये एक्टिविटी करो, ये एक्टिविटी में, वो किसी ने ना नहीं बोला था। हाँ, ये वाली चीज़ है इमोरल एंड इलीगल या वो सब चीज़ों के लिए तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट लॉस हो तो तुमको पहले से ही ना है। उसके अलावा तुमको जो टाइप का, जो फॉर्म का धंधा करना, तुम बिंदास करो, कोई तुमको नहीं रोक रहा। पर एक बार तुमने फिर तुम्हारा मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट लॉस लिख दिया, फिर तुमको मेक श्योर करना है कि तुम्हारी एक्टिविटी फिर उसी को ही फॉलो करती रहे, फिर कुछ अलग या कुछ डिफरेंट नहीं हो सकता। तो मैंने बोला था क्या, एनी एक्टिविटी डन बाय द बिजनेस अगेंस्ट एनी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम इज टर्म्ड एज अल्ट्रा वायरस। लिखा है ना, देखो ना, जाओ नीचे, रुक जाओ। A company cannot do anything beyond or outside the scope of its objectives. It can do anything which is incidental or consequential upon the objectives of the clause which is specified. मतलब, you know what is incidental and consequential?
जैसे समझो फॉर एग्जांपल श्री शुगर करके कंपनी है, उसने अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या रखा था? शक्कर बनाएंगे अपन, यस और नो, बरोबर है। अब वो शक्कर बनाने में है ना, ऐसा हुआ, एक सेकेंड ना, एक, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने अपने मेन ऑब्जेक्टिव में क्या बताया था कि मैं क्या कौन सा किसका धंधा करूंगा? शक्कर बनाने का। अब तुमको मालूम है, मैंने 3 4 बार तुमको एग्जांपल दिया, जिससे शक्कर बनता है गन्ने से, उसे खाली शक्कर नहीं, उसमें बहुत सारी और भी चीजें तुम बना सकते हो, जैसे पेपर, या फिर वो एथेनॉल, यस और नो। तो तुमने तुम्हारे मेन ऑब्जेक्टिव में क्या रखा था? शक्कर। लेकिन तुम, दिस आर ऑल द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर, शुगर केन। तो तुमने बोला कि नहीं, अभी मैं ये भी करूंगा, मैं पेपर भी बनाऊंगा, मैं एथेनॉल भी बनाऊंगा, ये वो। तो नाउ दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स योर सेकेंडरी क्लॉजेस या सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स। तो दिस आर इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल, बिकॉज तुम शक्कर बना रहे हो तो उसका जो मोलासिस निकलता है उसको तुमको फेंकना नहीं, और उसमें से भी तुमको कुछ बनाना है, तो बिकम्स कॉन्सिक्वेंशियल ना, ये होने के हिसाब से ये हुआ, या मैंने वो बना इसके लिए मैं ये बना रहा हूँ, हाँ या ना? तो दैट इज ओके, दैट इज ओके के एनीथिंग विच इज इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल, मतलब ये होने के बाद इसका ये हुआ या ये करने के बाद इसका ये परिणाम हुआ, दैट इज ओके। हाँ बट कुछ करने के बाद, अभी समझो मैं अगर वही शक्कर बना रहा हूँ और उसका जो मोलासिस है उसको मैं जला के राख कर रहा हूँ और पोल्यूशन कर रहा हूँ, वो नहीं चलेगा। उसका मेरे को प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं जला वगैरह के फेंक रहा हूँ तो गवर्नमेंट तो ना बोलेगा बिकॉज पोल्यूशन हो रहा है, तो दैट कैन नॉट बी माई ऑब्जेक्टिव, बिकॉज इट इज गोइंग अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, बरोबर है। बट उसको लेके मैं अगर कुछ दूसरा चीज बना रहा हूँ, एक्टिंग एज अ रॉ मटेरियल, तो दैट बिकम्स एनीथिंग विच इज इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल टुवर्ड्स द मेन ऑब्जेक्टिव। समझा? हाँ या ना? राइट? नाउ एनी एक्ट डन और बाय द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप इज ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स विल बी टर्म्ड एज अल्ट्रा वायरस, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होगा, इट इज वॉइड एंड इनवैलिड, करोगे तो भी उसका कोई सेंस नहीं है। इवन इफ यू थिंक of going beyond the scope of memorandum, it will have no impact, उसका कुछ मतलब नहीं होगा। एवरीवन, पक्का? फटाफट बुक निकालो और ये फर्स्ट पैराग्राफ लिख लो, क्विक। जल्दी लिखो, हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ ही लिखना है।
लिया। चलो अभी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये डॉक्ट्रिन वर्ड डॉक्टर के साथ बहुत साउंड सिमिलर करता है। लोग क्या बोलते हैं अगर समझो मैं बाहर था, मेरे को पता नहीं था, मैंने कंपनी का ऑब्जेक्ट लॉस पढ़ लिया, मैं बाहर वाला हूँ, तुम कंपनी के अंदर के डायरेक्टर्स हो, ठीक, और ओरिजिनली तुमने हमारा ऑब्जेक्ट लॉस वगैरह बनाया, वो मैंने पढ़ा, मैं देखा, मैंने समझ लिया कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट लॉस है, समझो तुम कपड़े बनाने का धंधा कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ तो ऐसा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था, वो मेरे को सही लगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगा, तो मैंने कंपनी के साथ अपना एसोसिएशन किया, मे बी एज ए इन्वेस्टर और हुएवर इट इज। देखो अंदर क्या चल रहा है वो तो मुझे नहीं पता चला, अब अंदर ही अंदर तुमने कुछ ऐसा चीज किया विच वेंट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरी, और बाहर बैठे बैठे उसमें से मेरा अगर कुछ नुकसान या मेरा कुछ अगर लॉस हुआ, मैंने अभी क्या बोला कि तुम अगर कुछ करते हो एज अ पार्ट ऑफ गोइंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम, तो दैट इज टर्म्ड एज अल्ट्रा वायरस, उसका कुछ मतलब नहीं होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने कुछ अगर ऐसा कुछ किया, भले था बिन मतलब का, लेकिन मैंने वो चीज़ मान के की, और अगर मेरा नुकसान होता है उसमें, उसकी तो भरपाई किसी को करनी पड़ेगी ना, बिकॉज तुम कुछ भलता या अलग ही किया तुमने, जिसका तुमको पावर भी नहीं था करने, आया ना, यस और नो। तो उसमें मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, हाउ कैन आई डिफेंड माई सेल्फ, हाउ कैन आई सेफ गार्ड माई सेल्फ। सी द वर्ड अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, ओके, एंड वर्ड वायरस मीन्स द पावर्स, बरोबर ना, तुम तुम्हारे पावर्स के बियॉन्ड गए, thus ultra virus means beyond the powers of memorandum. So the doctrine of ultra virus states that any activity done by the company which is beyond the powers of the company will be null and void and legal ineffective even if the members have agreed to such act. देखो अगर मैं मेंबर था, मैंने बोला कि हाँ ठीक है करते चलो, वील गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम, भले उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद अगर कुछ नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं था, तुमने अंदर ही बैठे बैठे अपने पावर्स का मिसयूज करके टू ट्राई टू गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम, कैसे चलेगा, विल इट बी वैलिड, विल इट बी एक्सेप्टेड, विल इट बी अप्रिशिएटेड, नो, उसके मैं आप कैसे बचा सकता हूँ। Thus a company cannot undertake the object or any activity which is not stated in the ultra क्या बोलते हैं ये, but the act which are ultra virus can be considered as null and void. The company cannot enforce, or nor anybody can uh, any third party file a case against the company for एक minute, the company cannot sue anybody, nor any third party can file a case against the company, है वो। हाँ, अब समझो कुछ अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी था, कंपनी ने किया, अब अगर वो कंपनी ने किया भी ना, तो ये तो बेवकूफ़ी का बात है कि वो करने के बाद कुछ नुकसान या प्रॉब्लम कंपनी का होता है तो कंपनी थर्ड पार्टी पे केस करेगा, वो तो कर ही नहीं सकता क्योंकि खुद की बेवकूफ़ी थी। लेकिन थर्ड पार्टी भी कंपनी पे केस नहीं कर सकता। अब बोलोगे सर ये तो गलत हो गया ना, मुझे तो पता नहीं था, जैसे मैं बोल रहा हूँ मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तुम एज डायरेक्टर्स यू वेंट बियॉन्ड योर पावर्स टू डू समथिंग, और यू वेंट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम, जो मैं कुछ नहीं कर सकता था और वो हुआ, और मैंने वो विश्वास करके, भरोसा करके मैंने वो चीज़ में तुम्हारा साथ दिया और उसमें मेरा नुकसान हुआ, तो मैं किधर जाऊं, मेरे को तो केस करना पड़ेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कंपनी पे तुम केस नहीं कर सकते, पर कर सकते, कंपनी ने तुमको परमिशन नहीं दिया था, तुमने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करके कुछ किया, क्या, यू टुक undue advantage of your powers and you went beyond your scope to do it। मैं तुम पे केस करके तुमसे पर्सनली मैं वसूली कर सकता हूँ, समझा कि नहीं समझा। दिस इज माई डॉक्ट्रिन, ये अब मैं अपने आप को इससे बचा सकता हूँ। कंपनी में मैं केस नहीं कर सकता क्योंकि कंपनी का तो कोई गलती नहीं है ना, कंपनी थोड़ी ना ये करना चाहता था, कंपनी परमिशन ही नहीं था, लोगों ने ये कंपनी के नाम से आड़े में आके खुद के पावर्स का मिसयूज करके दे डिड समथिंग बियॉन्ड स्कोप, क्या नहीं समझा, राइट। अब अगर तुमको समझो ऑब्जेक्ट लॉस में कुछ ऑल्टरेशन लेके आना है, ऑल्टरेशन लेके आ सकते हो, बट अगेन क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में कितना वोट चाहिए, 75। समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, श्योर, इजी था ऑब्जेक्ट लॉस, देख लो फास्ट।
हुआ ऑल ऑफ यू? चलो अभी ये तो इजी था, अब बाकी सब भी बहुत इजी है। नेक्स्ट इज लायबिलिटी क्लॉज। तुमको याद होना चाहिए, नॉर्मली जब अपन कंपनी फॉर्म कर रहे थे तभी अपन ने अपने मेंबर्स का लायबिलिटी डिसाइड कर लिया था। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। बरोबर है, वो पहले से अपन ने बता दिया था और उस हिसाब से अपन ने अपनी कंपनी को क्या किया, रजिस्टर कर लिया, हाँ या ना? बस थोड़े टाइम के बाद अगर लगता है कि अपने को अपने मेंबर्स का लायबिलिटी चेंज करना है, क्या अगर अपने को अपने कंपनी के मेंबर्स का लायबिलिटी अगर चेंज करना है, सेम करना पड़ेगा। मीटिंग बुलाओ, मेंबर्स को बुलाओ और बोलो कि हम लोग आज के बाद अपनी कंपनी का लायबिलिटी चेंज कर रहे हैं। उनको सही लगा, उनको मंजूर लगा तो उन लोग कर देंगे, अपना वोट कर देंगे और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके तुम चेंज कर सकते हो। पर मैं एक बात बताऊं, तुम अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो, उसके बाद तुम उसको अगर चेंज करके लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बनाना चाहते हो ना, मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो बच जाएंगे। पर अगर तुम एक कंपनी हो जिसकी लायबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड है, उसके बाद तुम उनको बोलते हो ना आज के बाद अपन अपनी कंपनी का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कोई हाँ नहीं बोलेगा। तुमको अगर इच्छा भी है ना ये अमेंडमेंट करने का लायबिलिटी क्लॉज में, तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई मेंबर्स एग्री करेंगे। प्राइवेट कंपनी रहेगा ना, 2 7 10 20 15 लोग हैं, उन लोग एक दूसरे को कन्विंस कर लेंगे और अनलिमिटेड लायबिलिटी करवाना चाहते तो कर दे। बट इफ इट्स अ पब्लिक कंपनी जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होंगे, कोई भी तुमको हाँ नहीं बोलने वाले। हाँ, पहले अगर हम लोग का एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी तो उसके बाद अपन बोलते हैं कि नहीं अभी अपन चेंज करके ले, तो भाई सब लोग राजी खुशी हाँ बोल देंगे, 100% वोट मिलेगा। समझा? बाकी तो जुमने जैसा ओरिजिनली कंपनी को फॉर्म किया है, जो भी लाइबिलिटी रखे, लिमिटेड है या अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है या फिर गारंटी वाली है, जैसा तुमने बनाया वो बन जाएगा, क्योंकि वो प्रमोटर्स बनाते हैं। उसके बाद उसमें अगर किसी को जुड़ना है एज अ मेंबर तो वो जुड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं। सी, बहुत ईजी है। दिस क्लॉज स्टेट्स द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, यस और नो, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो क्या था, लिमिटेड बाय शेयर्स में कितना था कि जितना भी आपका पैसा शेयर में पे करने का बाकी है उतना ही लायबिलिटी, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। गारंटी में क्या था कि जब मेंबर बनते हो तभी तुमको कुछ देने का नहीं है, लेकिन एक गारंटी देना है कि फ्यूचर में जिस भी दिन कंपनी अगर समझो गलती से बंद हुआ तो आपको एक एक्स अमाउंट देना पड़ेगा जो कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड था, अगर बिजनेस का प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा, पर्सनल एसेट्स पे। बरोबर है, यस और नो, राइट? सो ऑल्टरेशन, सो द कंपनीज एक्ट 2013, ओके, और एनी रूल्स made thereafter does not contain any provisions regarding the alteration. Legally speaking, the relation between the member and the company is a contractual relationship. Hence, if any change can be made in the liability, it will have to be with the consent of every member, and that too वही हुआ ना। वैसे तो तुम्हारा जो रिलेशन था कंपनी और मेंबर्स का एक कॉन्ट्रैक्चुअल है कि हाँ भाई तुम कंपनी का मेंबर बनो, मैं आपको ये राइट्स देता हूँ, ये आपकी ये ड्यूटीज है और ये लायबिलिटीज है। तो तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है। अब उसमें तुम लायबिलिटी को लेकर अगर कुछ ऑल्टरेशन लेके आना चाहते हो तो तुमको फिर क्या करना पड़ेगा, लिखित लेना पड़ेगा हर मेंबर से। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अनलिमिटेड से लिमिटेड करना रहेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन लिमिटेड से अनलिमिटेड जाना रहेगा ना, कोई तुमको परमिशन नहीं देने वाला है। समझा? हाँ, एक आध मेंबर को लगता है कि मेरे को ज्यादा रिस्क लेने का, वो अगर बता रहे कि भले तुम मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रखो, दैट इज ओके, बट इन जनरल देखने जाओगे ना तो कोई अलग एक्सेप्ट नहीं करेगा। बरोबर? चलो नेक्स्ट, कैपिटल क्लॉज। मैंने आपको पहले ही बोला था, कैपिटल क्लॉज मतलब जो तुम्हारे कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल होता है, जो तुमने स्टार्टिंग में सोच के रखा था मैं मेरी कंपनी को इसने और इतने कैपिटल से क्या करने वाला हूँ, रजिस्टर करने वाला हूँ। बरोबर है? अच्छा, फिर एक टाइम के बाद तुम्हारा बिजनेस बढ़ता है, बिजनेस ग्रो होता है, तुम्हारे कंपनी का वैल्यूएशन बेटर होता है। आज रिलायंस का 40 साल पहले जो कंपनी का वैल्यूएशन था और आज के वैल्यूएशन में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो तुमको लगता है कि तुमको और पैसे चाहिए, तुमको और कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है, और तुमको लगता है कि तुम्हारे कैपिटल लॉस में तुम जैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। मैंने ना एक तुमको भी रिसेंट में एग्जांपल दिया कि नहीं दिया, वो कौन सा चिप्स वाला, कौन सा चिप्स, नहीं नहीं दूसरा अपना, बालाजी। अब तुमको है ना ये सुन के शौक लगेगा, कंपनी कौन सी है, बालाजी चिप्स। मैंने बोला है तुम लोग को इसके बारे में, कभी तक बोला है? मैंने क्या बोला था, इस कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, कितना वैल्यूएशन पकड़ा है अपन ने बालाजी चिप्स का, अंदाजन? 1 लाख रुपया कंपनी का वैल्यूएशन? पागल हो गया भाई तू? जाने दो, टाइम पास नहीं करते। बालाजी चिप्स जो कंपनी बनाती है, ओके, बालाजी लिमिटेड कुछ तो है, उस कंपनी का वैल्यूएशन आज के तारीख में कितना है मालूम है? 40,000 करोड़ का वैल्यू है कंपनी। हाँ, बहुत बड़ा कंपनी हो गया है। 40,000 करोड़ का वैल्यूएशन है, उसमें से ये वैल्यूएशन है, उसके हाथ में पैसा नहीं है, कंपनी को वैल्यू कर रहा है वो इतना, उसके जो मालिक है। आज तक उन लोग ने कभी बाहर से पैसे उठाए नहीं थे, पब्लिकली पैसे नहीं लिए थे। ये टाइम उनको लगता है कि अभी बिजनेस में उनको ग्रोथ वोथ लेके आना है, तो उसमें ये 40,000 करोड़ का जो भी वैल्यूएशन बन रहा है उसका 100% ओनरशिप वो तीन भाइयों के पास है,
3 प्रमोटर्स के पास है जिन्होंने कंपनी बनाई। अब इन लोग कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं कि अपन क्या करेंगे, 40,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे अपन है ना 4,000 करोड़ के शेयर्स ऑफर करेंगे लोगों को। 4,000 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स विल बी ऑफर्ड। अब अगर तुम्हारा गणित अच्छा है तो तुमको समझ जाना चाहिए 40,000 के सामने 4,000 कितना हुआ, 10%। मतलब जो पहले इनके हाथ में 100% ओनरशिप था तीनों प्रमोटर्स के हाथ में, वो क्या हो जाएगा अभी 10% कम हो जाएगा और उनके हाथ में 90% बचेगा। और ये 10% वर्थ के क्या करने वाले उन लोग, शेयर्स ऑफर करने वाले। तो जब उन्होंने कंपनी को फॉर्म करेंगे ना ऐसा, तो उन लोग क्या करेंगे, मेरे कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना है 4,000 करोड़, डिवाइडेड इंटू से फॉर एग्जाम्पल 400 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऐसा समझो उन्होंने बनाया। और उन्होंने 400 करोड़ शेयर्स ऑफर कर दिए लोगों को, आओ तुम लेना है तो लो। चलो ये तो अपन बहुत गलत बोल रहे हैं कि 10 रुपए का शेयर नहीं रहेगा, मेरे ख्याल से कम 500 रुपए का वो शेयर रखेगा जिसमें वो 40 करोड़ शेयर्स ऑफर करेगा और वैल्यू 500 रुपया रखेगा पर शेयर का मेरे हिसाब से, ठीक है। और लोगों को देगा तो वो जब पैसे रेस कर लेगा तो 4,000 करोड़ बन जाएंगे। अब उसको लगता है कि नहीं, उसको और ज्यादा पैसे की जरूरत है आगे जाके, आज से 5 7 10 साल के बाद उसको लगता है कि उसको और पैसे की जरूरत है। और तब तक तो कंपनी का वैल्यू और बढ़ जाएगा, समझो कंपनी का वैल्यू हो गया 70 करोड़, 70,000 करोड़। और इन लोग फिर डिसाइड करते हैं, काम करते हैं अपन और 10% माइनस करते हैं अपनी, मतलब अभी खुद के हाथ पे 80% रखेंगे। तो अभी 70,000 करोड़ के वैल्यूएशन में उन लोग ने समझो और 7,000 करोड़ के शेयर्स, 10% माइनस किया ना 70,000 का तो 7,000। तो पहले का उनका ऑथोराइज कैपिटल कितना था, 4,000 करोड़। अब इन लोग और 7,000 करोड़ इश्यू करना चाहते तो अभी वैल्यूएशन कितना हो जाएगा तुम्हारा, 11,000 करोड़। तो तुम्हारा कैपिटल क्लॉज में चेंज आया ना, पहले तुम्हारा कैपिटल कितना था बिजनेस का, 4,000 करोड़, अभी बढ़ के 11,000 करोड़ हो गया। तो तुमने अमेंडमेंट लाया ना, ये तुम कर सकते हो। और जब कंपनी का वैल्यूएशन ऐसा बढ़ रहा है मतलब धंधा भी अच्छा हो रहा है, बिजनेस में उन लोग और पैसा डालना चाहते हैं बाहर से। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कंपनी का वैल्यू होना और हाथ में पैसे होने में फर्क होता है। इधर तक खाली इनका वैल्यूएशन इतना था लेकिन हाथ में 4,000 करोड़ या हाथ में 7,000 करोड़ नहीं थे। ये तो उन लोग ने वैल्यू के हिसाब से, जैसे मैंने प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपया पकड़ा तो 100 रुपया मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो 100 रुपए की है, जब मैं इसको बेचूंगा तब मेरे हाथ में 100 रुपए आएंगे, समझा। तो दे हैव टू डू दिस। तो इन लोग ने कैपिटल क्लॉज में अमेंडमेंट लाया कि नहीं लाया, समझा। बेस्ट पार्ट है मालूम है, अगर तुमको कैपिटल क्लॉज में चेंज लाना है ना तो तुमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत ही नहीं, तुम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, कोई भी मेंबर है ना इजीली तुमको वोट दे देगा। यू जस्ट हैव टू पास अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करने के लिए कितना परसेंट वोट चाहिए, सिंपल मेजोरिटी, 10 में से 6 लोग ने भी हाँ बोला हो जाएगा, 100 में से 51 लोगों ने हाँ बोला हो जाएगा, समझा। चलो देखते हैं। दिस क्लॉज स्टेट्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। पहले इन्होंने रजिस्टर कितने में किया, 40,000 करोड़ के हिसाब से 4,000 करोड़ में कंपनी को बनाया, बरोबर है, ओके। Sorry. Hence, it is called as a registered capital. Now, this is the maximum capital with which the company is authorized to raise in. That's why it's called as authorized capital. इससे ज़्यादा तुम नहीं रेस कर सकते हो। यहाँ पे जब इन लोग ने कंपनी को चलाना स्टार्ट किया तो उन्होंने कितने का रखा था, 4,000 करोड़। तो 4,000 करोड़ से ज़्यादा इनके पास कैपिटल इन लोग रेस कर ही नहीं सकते। पर अगर ज़्यादा करना था तो तुमको उनको क्या करना पड़ा, दे हैड टू ब्रिंग द ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल। मीन्स को क्या करना पड़ा, कैपिटल क्लॉज में चेंज लाना पड़ा। किसमें, जब तक तुम कैपिटल क्लॉज में चेंज नहीं लाते हो तो यही तुम्हारा कैपिटल रहेगा, कितना, 4,000 करोड़। अगर तुमको बढ़ाना है और शेयर्स और तुम्हारे कैपिटल को इंक्रीज करना है तो फिर तुमको ऑल्टरेशन, और मैंने अभी बोला ऑल्टरेशन लाने के लिए तुमको क्या करना है, एक क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, समझा कि नहीं समझा, ऑल ऑफ यू, राइट। इन केस इफ द कंपनी विथ शेयर कैपिटल, in case of company with share capital, this clause states the total amount of share capital in terms of total number of shares and the fixed value। मैंने बोला ना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स प्लस उसका प्राइस, जैसे अपन ने समझो 4,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 40 करोड़ शेयर्स एट द रेट ऑफ 500 या 1,000 each, whatever, okay। if the company wants to raise more capital then it will have to then the amount of authorized capital then you'll have to alter the capital clause। और ऑल्टरेशन के लिए मैंने क्या बोला आपको, कुछ नहीं, एक जनरल मीटिंग बुलानी है, मेंबर्स को बुलाना और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना। समझा कि नहीं समझा, इज दैट इजी, राइट। दोनों समझा, लायबिलिटी क्लॉज और कैपिटल क्लॉज। फटाफट पढ़ो फास्ट दोनों, फिर एक क्लास बचता वो खत्म करते हो तो तुम्हारा पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन खत्म हो जाएगा।
बस। हुआ। हम्म, चलो। अभी है ना, लास्ट वाला क्लॉज एसोसिएशन। कुछ क्लॉज का कुछ ऐसा टेक्निकल मीनिंग नहीं है। मीनिंग क्या है मालूम है? ऊपर के पांचों क्लॉज, नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, इससे तुम्हारी कंपनी बनेगी। एसोसिएशन क्लॉज में होता क्या मालूम है? जो भी मेंबर्स और जो भी डायरेक्टर्स उसको साइन करने वाले मेमोरेंडम, उन लोग क्या करते हैं, साइन करके क्या बोलते हैं कि हमको मंजूर है, हमको ऐसी कंपनी बनानी है। कंपनी जब बन जाएगी तो हम लोग यही एक्टिविटी करेंगे, ये नाम से करेंगे, यहाँ पे हमारा ऑफिस रहेगा, इतना कैपिटल रहेगा, ये लायबिलिटी रहेगा। वी आर एसोसिएटिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को इससे साथ जोड़ रहे हैं, एज मेंबर या एज डायरेक्टर। लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं एज द फर्स्ट मेंबर्स स्पेशली। समझा? आप प्लीज हमारी कंपनी कर, वी आर रेडी, वी आर साइनिंग इट। साइन करना मतलब हम मंजूर कर रहे हैं, हम अग्री कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बनने के बाद ऐसे ही बनेगा, यही काम करेंगे, यही नाम से काम करेंगे, यही पे हमारा business, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, हमारा कैपिटल। समझा? एक बार जो अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं, तो अगर कंपनी बनने के बाद हाथ पीछे तो नहीं ले सकते, नहीं नहीं, आई वाज अ जोक, इसमें अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता। यदि जो तुमने बनाया, बिजनेस को एक्सेप्ट किया, जोड़ दिया, एसोसिएटेड देमसेल्व्स, दे सब्सक्राइब्ड मेमोरेंडम, मतलब नहीं हो सकता। सी, this is the last clause in the memorandum and it is placed in the end. Why? In this clause, the subscriber of the memorandum of association are making a declaration. एक खुला उन लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, declaration देना मतलब accept करना, क्या? Stating that they are desirous. Desirous मतलब उन लोग अपनी इच्छा रखते हैं of forming the company as per the memorandum and they are agreeing to purchase some number of shares. याद है मैंने आपको लास्ट चैप्टर में जब अपन ये पढ़ रहे थे, कौन सा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तब मैंने आपको बताया था कि जो लोग मेमोरेंडम को साइन करते हैं एज मेंबर, तो उनको मेंबर बनने के लिए शेयर खरीदना पड़ेगा, लेकिन अभी तक तो कंपनी बनी नहीं है, तो शेयर खरीदेंगे कैसे? तो एक बार कंपनी बन जाती है तो उनको क्या करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स लेने पड़ते हैं जो उन्होंने आर्टिकल्स में लिखे हैं। ठीक है? वही बोलते हैं कि हम लोग, वी हैव द डिजायर, डिजायरस मींस वी हैव द डिजायर, वी हैव द फीलिंग, या उनकी इच्छा है कंपनी का मेंबर बनने की, कंपनी को ऐसे फॉर्म करने की, और कंपनी अगर बन जाएगी तो लोग मेंबर आज जो बने हैं उन लोग इतने शेयर्स खरीद भी लेंगे, देन दे विल बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। इसी उन लोग इच्छा रखते हैं तो प्लीज कंपनी को बना दो, दैट इज योर एसोसिएशन क्लॉज। सी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी द मेमोरेंडम विल हैव टू बी साइंड बाय 7, प्राइवेट में 2 और ओपीसी में 1। और हर इंसान जो सब्सक्राइब करता है एज मेंबर, उसको अपना नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और ये सब बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, और वो भी एक विटनेस के सामने। जो अपन ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था सेम चीज यहाँ पे बताइए। और उन लोगों को बताना कि देखो मैं साइन कर रहा हूँ, साइन करना मतलब समझ जाने का तुम्हारी इच्छा है और तुमको बनना है इसका मेंबर। समझा कि नहीं समझा? अंडरस्टैंड और नॉट? पक्का? श्योर? 100%? इसका विटनेस बनने का मतलब क्या होगा, कभी होगा, है कि नहीं? वो कैसे प्रूव होता है कि वो विटनेस सच में बना है? फिर
एवरीवन। अभी इसके बाद है ना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, लेकिन जस्ट बिकॉज इसका एग्जाम्स है, इसके एग्जाम में पूछने वाले हैं इसको है पोर्शन, और किसी का नहीं है ना, खाली तेरा एक वीपीएम का ही है ना, मतलब वीपीएम का ही है ना, और कोई नहीं है ना, तो ना आर्टिकल्स के आने का ज़्यादा चांस नहीं है, बट चांसेस ज़्यादा किसके हैं मालूम है, उसके बाद का टॉपिक मैं बताऊंगा आर्टिकल्स जब नॉर्मल अपने दूसरे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे ना तब वापस। उसके पहले अपन करते हैं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मैंने अभी तक तुमको क्या बोला था, क्या होता है प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू करता है तब उसको कैपिटल रेस करना है, किससे? बाहर वालों से। इफ द कंपनी इंटेंड्स टू रेस कैपिटल फ्रॉम द आउटसाइडर्स, तो सीधा बात उनको न्योता देना पड़ेगा, इनवाइट करना पड़ेगा कि तुम लोग आओ और कंपनी में इन्वेस्ट करो, हाँ या ना, यस और नो। तो कंपनी क्या करता है, पूरी अपनी इंफॉर्मेशन डालता है, आज तक का हिस्ट्री डालता है, फाइनेंशियल पोजीशन कंडीशन डालता है, एसेट्स की वैल्यूएशन वो सब डालता है, प्लस अभी बताते हैं कि उसको कितना कैपिटल रेस करना है। जैसे अभी ये कंपनी बोलेगा कि मेरा मार्केट वैल्यूएशन 40,000 करोड़ है, उसमें से मैं 10% कम करके 4,000 करोड़ के वर्थ शेयर्स बेचना चाहता हूँ, जिसमें मैं टोटल 40 करोड़ शेयर बेचूंगा 500 रुपये के हिसाब से, वॉट एवर जो भी रेट के हिसाब से, 1,000 रुपये के हिसाब से, वॉट एवर, ठीक है। मेरा पब्लिक ऑफर इतने से इतने दिन। अब मैं ना तुमको चाहिए ना तो बाहर एक न्यूज़पेपर पढ़ा है, न्यूज़पेपर में ना आज एक बहुत बड़ी कंपनी अपना शेयर्स ऑफर कर रहा है आईपीओ में। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम आज तक इस कंपनी ने पब्लिकली शेयर्स ऑफर नहीं किए थे, वो कर रहा है। कौन मालूम है? टाटा कैपिटल, बहुत बड़ी कंपनी है वो। और वो आज 6, 7, 8, आज कल और परसों 3 दिन उसने अपना पब्लिक ऑफर ओपन रखा है कि तुम लोग आओ और मेरी कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट करो, बरोबर है। हाँ, पब्लिक ऑफर बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, वो शेयर्स लिस्ट होंगे मार्केट में, उसके बाद तू लिस्ट हो गया, वो प्राइस पे ले लेना है और खरीदना है और बेचना है। तो जब आईपीओ होता है ना तब कोई एक प्राइस फिक्स होता है, थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो कंपनी डिसाइड करता है। एक बार तुम्हारा शेयर्स लिस्ट हो गया ना स्टॉक एक्सचेंज पे, उसके बाद कंपनी डिसाइड नहीं करता है प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वो मार्केट डिसाइड करता है। जिस कंपनी के शेयर का डिमांड ज्यादा रहेगा उसका प्राइस ऊपर जाएगा, जिसका नहीं रहेगा वो नीचे जाएगा, समझ रहे हो क्या? सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बिल्डिंग खड़ी हो रही है वहां, वो क्या बोलेगा, तुम स्टार्टिंग में बुकिंग में डाल दो, मैं तुमको 25,000 के भाव में देता हूँ पर स्क्वायर फीट। तो जैसे जैसे वो बिल्डिंग बनता जाएगा और एक बार कंप्लीट हो गया तो उसका भाव फिर 25,000 स्क्वायर फीट नहीं रहेगा, 30, 32, 33, 35 कुछ भी हो सकता है। चलो तुमने वो प्राइस पे भी लिया, उसके बाद जगह का नहीं, फिर वो घर का वैल्यू होता है। उसने 3 करोड़ में घर तभी लिया, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू का 3 करोड़ 20 लाख भी हो सकता है, 3 करोड़ 35 लाख भी हो सकता है। पर अगर समझो बिल्डिंग अच्छा नहीं रहेगा तो 3 करोड़ के घर का वैल्यू शायद 2 करोड़ 70, 80 लाख भी हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, शेयर्स का भी वैसे ही रहता है। सी, when a public company is collecting capital by issuing shares to the public, okay, it will have to issue a document called as prospectus। शेयर ऑफर करने के पहले तुमको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चले, समझे कि तुम क्या कंपनी हो, कैसी कंपनी हो, क्या काम करते हो, क्या नहीं, सब कुछ तुमको बताना पड़ेगा वो, बरोबर है। और वो सब मेंशन तुम किस में करते हो, वो सब मेंशन तुम एक डॉक्यूमेंट में करते हो जिसका नाम है, समझा, right? It's a document which contains the information about the various aspects about the company and then invites the investors to buy those securities। जब तुम क्लास में भी एडमिशन लेने आए थे तो तुमको प्रोस्पेक्टस मिला था ना, कॉलेज में भी एडमिशन लेने गए उसके पहले प्रोस्पेक्टस मिला था, किसी ने पढ़ा नहीं वो अलग बात है, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे तो ए टू जी उसमें सब इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद तुम डिसाइड करो वेदर यू आर वांटिंग टू टेक एडमिशन और नॉट। सेम वेज कंपनी की इन्फॉर्मेशन आज तक अपने को अंदर की कुछ पता ही नहीं, कंपनी का नाम शायद पता रहेगा, कंपनी की एक्टिविटी करता है वो शायद पता रहेगा, लेकिन अंदर के फाइनेंशियल्स, उसका उसका पोजिशनिंग, उसका इनकम लॉस प्रॉफिट, ये वो सब पता ही नहीं। आज तक तुमको मालूम है बालाजी चिप्स करके कंपनी तो है, लेकिन कंपनी तुमको जिंदगी में नहीं पता था कि उसकी आज की तारीख में वैल्यूएशन इतनी पकड़ के रखा है, कब चालू किया था, कैसा धंधा किया था, कहाँ से किया था। छोटा एक लोग झाड़ू पोछा मारते थे तीनों भाई, ठीक है, झाड़ू पोछा मारते थे थिएटर वेटर में 1980s में। उधर जाके तभी उनको पता चला, राजकोट के बाजू में एक गाँव था, वहाँ पे रहते थे, फिर राजकोट आए थे, उनको तभी मालूम पड़ा कि यार लोग खाना पीना खाने आते हैं, आई मीन मूवी देखने आते हैं, तो उन लोग नाश्ता वास्ता भी करते हैं। नाश्ते में एक चीज़ उनको बहुत पसंद आती है वो है पटाटे का चिप्स।
बंदे गुजराती, गुजरात में है राजकोट, तेरे को तो नाश्ता वास्ता तुमको पसंद ही आता फरसान मिर्च से। मेहनत किया 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 और आज के तारीख में देखो किधर पहुंच गए, 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ के गड्डी पे हम लोग बैठे हैं फिलहाल। अरे कि नहीं, तीन भाई, दूसरे कोई नहीं है, उन लोग नहीं चलाया, उन लोग ने अपने बिजनेस को इतना बढ़ा, दूसरे को इन्वेस्टर्स या कुछ नहीं, छोटा मोटा लोन वोन लिया रहेगा ठीक है, बट दे डू नॉट हैव एनी अदर इन्वेस्टर। आज तक उनके कंपनी का जो भी धंधा हुआ है वो तीन लोग में, तीन भाइयों में डिवाइडेड है, और कोई नहीं। कि नहीं समझे, वैसे होता है। फटाफट इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, थोड़ा खतरनाक डेफिनेशन। सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ एक्ट 2013 डिफाइंस प्रोस्पेक्टस। क्या डिफाइंस प्रोस्पेक्टस एज any document described and issued as a prospectus. Yeah, any document which is described and issued as a prospectus and includes a red herring prospectus or a shelf prospectus or any other circular, advertisement or other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any security of a body corporate. मतलब इसमें ना ये भी आ जाता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आगे आएगा, शेल प्रोस्पेक्टस और एनी अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग, सॉरी, any other document, I mean any other notice, circular, advertisement or any document inviting offers from the public, okay, for subscription or purchase of any security of a body। कोई भी एक बिजनेस, कोई भी एक बॉडी कॉर्पोरेट क्या कर रहा है, लोगों को नोटिस देके या सर्कुलर देके एडवर्टीजमेंट बना के उनको बुला रहा है और बोल रहा है कि तुम आओ और हमारी कंपनी के कोई भी सिक्योरिटी को तुम खरीदो। और हम कौन है, वी आर अ बॉडी कॉर्पोरेट, वी आर अ बिजनेस, वी आर एन एंटिटी। सो दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ प्रोस्पेक्टस। आप ही समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 ऑफ Act 2013 defines prospectus as any document described and issued, yeah, described and issued as a prospectus and includes a red herring prospectus or a shell prospectus, okay, or any notice, circular, advertisement or any other document inviting offers from the public for the subscription or purchase of any security of a body corporate। समझा? Yes or no? पक्का? ये दो टाइप के प्रोस्पेक्टस है, मैं दोनों का मतलब बताऊंगा तुमको, समझा कि नहीं समझा इतना? फटाफट मीनिंग और डेफिनेशन लिख लो फास्ट, क्विक। फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट, ओए हीरो क्या कर रहा है? तो पागल भी गले, तेरे को क्या काम दिया करने के लिए? येड़े तूने अभी तक पेन भी नहीं खोला है, तू है ना, फालतू बातें मत किया कर मेरे सामने। जो काम दिया वो काम कर चुपचाप।
हुआ? हुआ? चलो, अभी टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं। सबसे पहला है ना, कौन सा है? अब्रिज प्रोस्पेक्टस। क्या नाम है? अब्रिज्ड। मतलब ये क्या है मालूम है? ये वो प्रोस्पेक्टस है, ठीक है बाद में लिखो, सुनो पहले। ये वो प्रोस्पेक्टस जहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है लेकिन ब्रीफ होता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होता। क्या? देर इज नो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स अबाउट द कंपनी फॉर द पब्लिक टू अंडरस्टैंड इट एंड देन इन्वेस्ट इन द कंपनी। ब्रीफ में देते हैं, समराइज फॉर्म में, कंपनी का नाम, इतने शेयर्स, ये एक्टिविटी, लास्ट ईयर का इतना प्रॉफिट, ये बिजनेस, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये है, ऐसा ऐसा, ऊपर 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 से समराइज फॉर्म में दे देते हैं। इन्वेस्टर्स को लगता है कि दैट इज मोर देन इनफ एंड सफिशिएंट, तो प्रोस्पेक्टस पढ़ के, अगर कंपनी ने पर किया है उसको पढ़ के इन लोग क्या करेंगे, कर देंगे। सी, it contains only the main contents of the prospectus, but that too in brief. Okay, it is attached with the application, I mean it is attached with an application form issued by the company while offering the securities. It's only issued in case of public offer made by the, पब्लिकली शेयर्स रेज करना चाहते हो, कैपिटल रेज करना चाहते हो, ठीक है। ये कौन सी कंपनी होती है मालूम है जो अपडेट प्रोस्पेक्टस डालती है? जिसको खुद के इन्वेस्टर्स के ऊपर दोनों पे इतना भरोसा है कि उसको मालूम है मैं ब्रीफ प्रोस्पेक्टस में ब्रीफ में भी इंफॉर्मेशन दूंगा, ब्रीफ में समराइज करके दे दूंगा ना, जो कंपनी का इंफॉर्मेशन है, फिर भी आएंगे मेरे पास। वैसी कंपनी से होती है ना जिनको जक मार के डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, ठीक है, उनको दूसरे प्रोस्पेक्टस काम आएंगे। देन दे कैन नॉट कंटिन्यू विद अपडेट प्रोस्पेक्टस। लोगों को मालूम ही नहीं। आज टाटा कैपिटल वाला, भले उन लोग ने रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस दी विच इज़ वेरी डिटेल्ड, बट मैं एक बात को डालने का जरूरत भी नहीं चाहिए, तो अपडेट प्रोस्पेक्टस डाल के भी उन लोग क्या कर सकते हैं काम, क्योंकि लोगों को पता है कंपनी का नाम, रेपुटेशन, गुडविल सब सही है, और ऊपर से जो मेजर इन्फॉर्मेशन है वो डाल दो, बाकी खत्म। सेकेंड वाला शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब ये ना बहुत ध्यान से सुनना। शेल्फ प्रोस्पेक्टस का पहली बात तो लाइफ है ना 1 साल का रहता है। कितने टाइम तक का रहता है? बाकी सब प्रोस्पेक्टस है ना एक ही इशू के लिए रहते हैं, मतलब अगर मैं नेक्स्ट 10 12 15 दिन में कैपिटल रेज करना चाहता हूँ, अभी मैं ब्रिज प्रोस्पेक्टस या शेल्फ क्या बोलते हैं रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करके क्या करूँगा, मेरा कैपिटल रेज कर लूँगा, बरोबर है। बट शेल्फ प्रोस्पेक्टस का वैलिडिटी ना 1 साल होता है। मतलब समझो मैंने आज इशू किया, आज 6 अक्टूबर है 2025, मेरे उस शेल्फ प्रोस्पेक्टस का वैलिडिटी अगले साल तक रहेगा। 1 साल में मैं जितनी बार भी पब्लिक ऑफर करूंगा, जितने बार भी पब्लिक इशू करूंगा सिक्योरिटीज का, ये सेम प्रोस्पेक्टस डाल के करूँ। ओके, पर ये कब होता है? जब एक कंपनी, उसका मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है, क्या उसके मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है किस चीज़ का, कि मुझे पता है कि अगले 1 साल में मैं 2 3 बार क्या करने वाला हूँ, पब्लिक इशू करने वाला हूँ सिक्योरिटीज का। जब तुमको श्योरिटी नहीं है ना कि तुम पब्लिक इशू करने वाले हो, तो फिर प्लीज सेल्फ प्रोस्पेक्टस मत बनाना, वेस्ट हो जाएगा। और तुमको पता है अभी मैं एक बार कर रहा हूँ, फिर 4 महीने में एक और बार करूंगा, फिर उसके 3 4 5 महीने बार करूंगा,
बार करने वाले, तो एक बार प्रोस्पेक्टस बना, बात खत्म। उसी प्रोस्पेक्टस को देके तुम हमेशा कैपिटल रेज कर लेना, क्योंकि प्रोस्पेक्टस बनाना, उसको आरओसी के पास रजिस्टर करना और बाद में पब्लिकली उसको ऑफर करना, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। क्या? इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। बरोबर है कि नहीं? राइट? पर अगर तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक ही बार करने वाले हो, एक से ज़्यादा बार हो सकता है, नहीं हो सकता है, मालूम, मत करना। नॉट इशू सेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब इन लोग क्या बोलते हैं मालूम है? जब मैंने ओरिजिनली सेल्फ प्रोस्पेक्टस दिया, मतलब समझो आज दिया, आज वाला जो मैंने प्रोस्पेक्टस बनाया, मतलब प्रोस्पेक्टस तो एक ही बार बनाने वाला, आज जो मैंने प्रोस्पेक्टस बनाया उसमें आज तक की कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? आज तक की कंप्लीट एकदम अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होगी। फिर समझो मैं 3-4 महीने के बाद वापस कैपिटल रेस करने वाला हूँ, और अगर मैं ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस आज वाला जो बनाया वो देता हूँ, तो उसमें तो आज तक की इन्फॉर्मेशन रहेगी ना। 4 महीने के बाद, मतलब जनवरी फरवरी के महीने में, अगर मेरे को वापस कोई कैपिटल रेस करना है और लोगों को इनवाइट करना है, और मैं अगर वो सेम प्रोस्पेक्टस देता हूँ, तो उसमें इन्फॉर्मेशन कब तक का रहेगा? अक्टूबर तक का। अभी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने में तो कंपनी ने क्या कुछ नहीं कर लिया रहेगा। तो मैंने क्या बोला, प्रोस्पेक्टस यही वैलिड रहेगा। लेकिन जब तुम फरवरी में इशू करोगे ना ये प्रोस्पेक्टस, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच कर देना। क्या? यही प्रोस्पेक्टस देना है जो आज बनाया है, उसी को फरवरी में यूज करना है, तभी भी यही प्रोस्पेक्टस इशू करना है। लेकिन जब फरवरी में आप करोगे ना, तभी आपको एक क्या करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा, कॉल्ड एज मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन, मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन नहीं, मेमोरेंडम, सॉरी, मेमोरेंडम इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब बोलो सर इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है? ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होगा जो तुम सेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच करोगे, जिसमें क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा मालूम है? इन 4 महीने में कंपनी ने क्या क्या चेंज हुआ है। मतलब it will contain the information from the date of the first issue of self prospectus till the most recent date जिसमें तुम वापस सेकेंड टाइम इशू करने वाले। समझा कि नहीं समझा? मतलब अभी इंसानों के पास क्या होगा, सेल्फ प्रोस्पेक्टस जिसमें इंफॉर्मेशन अप टू अक्टूबर 2025, और एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जिसमें इंफॉर्मेशन अक्टूबर 2025 से लेके फरवरी 2026 में जो भी कंपनी में चेंजेस आए वो इन्फॉर्मेशन, मतलब अभी लोगों के पास पूरा है ना इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बरोबर? फिर वापस मैं अगस्त के महीने में, अगले साल अगस्त के महीने में एक और बार पब्लिक इशू करना चाहता हूँ, तो प्रोस्पेक्टस तो यही रहेगा सेल्फ प्रोस्पेक्टस, जिसमें किसका इन्फॉर्मेशन रहेगा अप टू अक्टूबर 2025, प्लस वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो मैंने फरवरी में जब इशू कर रहा था तब मैंने डाला था, वो भी दे दो। और उसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जिसमें फरवरी 2026 से लेके अगस्त 2026 में कंपनी में जो जो चेंजेस आया है वो तुमको बताना पड़ेगा। समझा? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? आज तक की इन्फॉर्मेशन तो मैंने डाली थी ना अक्टूबर 2025 तक, फिर मैंने फरवरी में डाला, तब अक्टूबर 2025 वाले प्रोस्पेक्टस प्लस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। बरोबर? अब जब अगस्त 2026 में मैं कैपिटल रेज कर रहा हूँ, तो प्रोस्पेक्टस जो अक्टूबर 2025 वाला है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जो फरवरी 2026 वाला है, और फरवरी से अगस्त 2026 में जो जो कंपनी में चेंजेस आया उसके लिए एक और तुमको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा और डाल दो उसके साथ, है ना पूरा इन्फॉर्मेशन रेडी तुम्हारा। yes or no? See, if a public company wants to raise funds from the public by issuing securities when it needs more capital, so for every such issue fresh prospectus has to be issued। बरोबर ना? जब भी तुम नॉर्मली कैपिटल रेस करना चाहते हो तो तुमको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, हाँ या ना? Now, the process of preparing and registering a prospectus is very time consuming and expensive. Thus, instead of preparing a fresh prospectus every issue, a company can prepare a shelf prospectus. So, a shelf prospectus can be issued for all the issued made by the company up to valid up to 1 year from the date of issuing for the first time. Yes or no? जब मैंने एक मेरा अगर एक साल के अंदर 2-3-4 बार पब्लिक इशू होने वाला है, तो अलग अलग प्रोस्पेक्टस हमेशा मत बनाना, एक प्रोस्पेक्टस बना लो फर्स्ट इशू के टाइम, कौन सा शेल्फ, इसकी वैलिडिटी 1 साल है। अच्छा, however, an information memorandum is also to be filed with the ROC every time a subsequent offer of securities is made during the validity of that period of 1 year from the shelf prospectus. Now, information memorandum will contain the latest material facts such as new charges created on the company, changes in the financial position of that company after the succeeding offer। मतलब वही हुआ ना, जो मेरी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन थी वो अक्टूबर 2025 तक के नए जो मैंने प्रोस्पेक्टस बनाया था, जो फ्रेश प्रोस्पेक्टस बनाया था उसमें रहेगी। और उसके बाद जब भी मैं फ्रेश इशू करूंगा ये अक्टूबर 2025 के बाद, उसमें मैं सेम सेल्फ प्रोस्पेक्टस यूज करूंगा, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम ऐड कर दूंगा जिसमें जो भी चेंजेस आए हैं फ्रॉम अक्टूबर से लेके नया नया जब भी तुम कर रहे हो तब तक के बीच में जो जो चेंजेस आए वो इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दो। समझा कि नहीं समझा? पक्का? श्योर? 100%? ओके।
तीसरा है रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस। अभी है ना, मैं ना तुमको आज ये सुपरफिशियली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग को जब नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा ना वेकेशन में या वेकेशन के बाद जब भी, तब तुमको मेरे को बताना है कि सर आपने ये ना सब ऊपर ऊपर से बताया, हम लोग को थोड़ा डिटेल में इन्फॉर्मेशन। तो रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है मालूम है? रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस वो प्रोस्पेक्टस है जो इनकम्प्लीट है। और ये कब इश्यू होता है मालूम है? जब कंपनी, इफ द कंपनी इज रेजिंग कैपिटल बाय बुक बिल्डिंग इश्यू। बुक बिल्डिंग एक मेथड है प्राइस डिटरमाइन करने का, कि मेरे को मेरे शेयर्स को क्या प्राइस पे देना है। जब मुझे पता होता है ना क्या प्राइस पे देना है, समझो मेरे को पता है मेरी कंपनी के शेयर का प्राइस मेरे को 100 रुपए में देने का है, तो मैं शेल प्रोस्पेक्टस में, एवरेज प्रोस्पेक्टस में डाल के लिख दूँ। पर कभी कभी है ना, कंपनी को खुद को है ना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं अपने सिक्योरिटी का प्राइस रख क्या रखूँ। तो एक प्रोसेस है विच इज कॉल्ड एज बुक बिल्डिंग। मैं डिटेल में नहीं बताता हूँ, बट मैं खाली इतना ही बताना चाहता हूँ कि देर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज बुक बिल्डिंग, जिसमें उस कंपनी को पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली लोगों को कौन से प्राइस में ये कंपनी के शेयर खरीदने हैं। वो क्या करता है मालूम है? कंपनी एक प्राइस बैंड बना देता है 400 से लेके समझो 420। ठीक है, मिनिमम मेरे को मेरे कंपनी का शेयर का 400 मिलना चाहिए, ऊपर का ऊपर मेरे को 420 तक चलेगा, बट मुझे नहीं पता एग्जैक्टली 405 है, 407 है, 410 है, 422 है, 15, सॉरी 12 है, 15 है, 20 है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू, सॉरी रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस में इशू करके लोगों को एक प्राइस बैंड बता देता हूँ कि मेरे कंपनी का शेयर मैं 400 से लेकर 420 में इशू कर रहा हूँ। आप लोग मेरे को बताओ आपको कौन से प्राइस में इंटरेस्ट है खरीदने के। तो लोग अपने अपने हिसाब से शेयर का इंटरेस्ट बताएंगे, मैं 412 में खरीदना चाहता हूँ, मैं 415 में खरीदना, 420। तो जो मेरे को बेस्ट प्राइस मिलेगा ना, कि हाँ भाई मेरे सबके सब शेयर्स इस बेस्ट प्राइस में, समझो 415, इस ये प्राइस पे मेरे सबके सब शेयर खरीदे जाएंगे, क्योंकि लोग 415 तो मिनिमम बोल ही रहे हैं, ऊपर भी लेने के लिए रेडी है, बट 415 इज द बेस्ट प्राइस। तो मैं कट ऑफ कर दूंगा प्राइस, 415 फाइनलाइज कर दूंगा, और बाद में एक और प्रोस्पेक्टस इशू करूंगा वापस, कौन सा? ब्रिज प्रोस्पेक्टस। और उसमें बोल दूंगा कि अभी मैं मेरे कंपनी के शेयर 415 में दे रहा हूँ। जब मैं शेयर का प्राइस नहीं, मेरे को कॉन्फिडेंस था, तब मैंने जस्ट लोगों का इंटरेस्ट जानने के लिए ग्रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस डाला। रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस के डालने के बाद लोगों को बोला कि आप लोग मेरे को बताओ आपको कौन से प्राइस में इंटरेस्ट है खरीदने के लिए। सबने अपना अपना इंटरेस्ट बताया रहेगा, जिसमें मेरे को पता क्या चला कि 415 इज द, फिर मैंने उसको ही लेके फाइनल कर दिया प्राइस, और फिर मैंने ब्रिज प्रोस्पेक्टस इशू करके, क्योंकि अभी ये मेरे को डिटेल में इंफॉर्मेशन मैंने रेड एरिंग में डाल दिया था, खाली प्राइस नहीं डाला था, प्राइस बैंड डाला था। तो अभी मेरे को अगर ब्रिज प्रोस्पेक्टस डालना है तो ठीक है ना, क्योंकि डिटेल इन्फॉर्मेशन तो रेड एरिंग में है, अभी समराइज फॉर्म में डाल दो, खाली मेन चीज एक डालने का था क्या, कि एग्जैक्टली क्या प्राइस में और कितने शेयर्स दे रहा हूँ वो डाल दो ब्रिज में। समझा कि नहीं समझा तीनों? पक्का? चलो पढ़ो इधर तक फास्ट। अच्छे से पढ़ो हाँ?
यही हुआ ना, पहले कंपनी का कैपिटल 4,000 करोड़ का था, 7,000 पोजीशन चेंज, मैंने मेरी कंपनी में उधार बढ़ा दिए, पहले मेरी कंपनी में कोई उधार ही नहीं था, उधार ही है, दिया है मैंने। या पहले समझो मैंने लोन लिया हुआ था, अभी वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने चुका दिया, तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई। तो इफ एनी काइंड ऑफ चेंजेस हैव हैपेंड इन द मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट सेल प्रोस्पेक्टस, तो बता दो पोजीशन में चेंजेस आया है। क्या अभी है ना, सुनो, इसमें ना लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर है, ये एग्जैक्टली exactly क्या होता है ना, मेरे को उसको बहुत बड़े डिटेल में समझाना टाइम नहीं, उसको ना खाली साथ में पढ़ लो कि जब भी कंपनी लेटर ऑफ ऑफर देती है, कंपनी एडिशनल कैपिटल रेज करता है, एडिशनल कैपिटल रेज करता है, पहले मैंने 4,000 करोड़ रेज किया, थोड़े टाइम के बाद एडिशनल और कैपिटल मेरे को, या फिर एक्चुअली वैसे मत पढ़ो, मैं तरीका बताता हूँ अगर तुमको समझ में आए तो। मैंने क्या किया मालूम है, ओरिजिनली जो मेरा 4,000 करोड़ का वैल्यूएशन रखा था कि इतने शेयर्स में रेस करना चाहता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम पे ना मैंने पूरे के पूरे 4,000 करोड़ के शेयर्स नहीं दिए, मैंने खाली 2,000 करोड़ के दिए, करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स। मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा मालूम है, इशूड कैपिटल। देखो ये मेरा ऑथोराइज कैपिटल है, ये मेरा मैक्सिमम कैपिटल है, उसमें से मैंने खाली 2,000 करोड़ के शेयर्स दिए, तो ये किस में रह जाएगा, सॉरी, अनइशूड कैपिटल में मेरे 2,000 करोड़ के शेयर्स रह जाएंगे, प्लीज 2,000 करोड़। जब मैं फर्स्ट टाइम इशू करता हूँ तो आई एम गोइंग टू इशू इट वाया आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और ये मैंने इशू करके मेरे 2,000 करोड़ के शेयर्स बेच के पैसे रेस कर लिए। अब जब मैं, और मेरे को कैपिटल चाहिए, तो मैं लोन भी ले सकता हूँ, या तो फिर ये जो मेरे पड़े हैं ना इसको भी तो इशू कर सकता हूँ। तो जब आईपीओ कंपनी के लाइफ में एक ही बार होगा, उसके बाद जब भी कंपनी पब्लिक ऑफर करेगा तो दैट विल बी इन द नेम ऑफ एफपीओ। एफपीओ का फुल फॉर्म क्या है, फॉलो अप या फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। तो जब कंपनी ये वाले शेयर्स इशू करेगा ना, इस टाइम पे मैंने शेल प्रोस्पेक्टस या अब्रिज प्रोस्पेक्टस या कुछ यूज किया रहेगा, जब मैं ये करता हूँ ना तो देन आई हैव टू इशू अ लेटर ऑफ ऑफर। नेक्स्ट सेक्शन में नो डाउट मैं वापस डिटेल में तुमको बताऊंगा, अब जस्ट मैं बता रहा हूँ। देखो उसमें लिखा है क्या, व्हेन अ कंपनी वांट्स टू मेक फर्दर इशू ऑफ कैपिटल बाय मेकिंग द राइट्स इशू या ऑफरिंग शेयर्स डायरेक्टली टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, तब लेटर ऑफ ऑफर होता है, मैं डिटेल में समझाऊंगा वापस, सब याद दिला। एंड ऑफर लेटर मतलब क्या मालूम है, कंपनी पब्लिक ऑफर कर ही नहीं रहा, पीओ का मतलब क्या है, पब्लिक ऑफर, मैं पब्लिकली नहीं दे रहा हूँ, मेरा है ना 2-3 जन के साथ प्राइवेट में सेटिंग हो गया कि इन लोग की बोले कि सर हम लोग ले लेंगे इतने शेयर्स, प्राइवेट में सेटिंग हो गया, तो सर प्राइवेट में सेटिंग हो गया तो तुमको फिर प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करना है, इशू करना पड़ेगा, बट पब्लिकली नहीं कर रहा हूँ ना, ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस है, ब्रीज प्रोस्पेक्टस सब पब्लिकली होता है। मेरा इन तीनों चारों के साथ है ना प्राइवेट में सेटिंग हो गया है, विच इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। तब मैं खाली आपको बताने के लिए बोलते हैं ना फॉर्मेलिटी, अब घर वालों के घर में ही शादी होता है तो उनको नहीं होता तो फिर भी देना ही पड़ता है ना, मालूम है ये तारीख पे है, इतने जन है, इतने दिन में आने का, वो मालूम ही है, कोई पढ़ेगा भी नहीं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए देना पड़ता है कि तू भाई, मतलब मेरे घर पे शादी मैं खुद को नहीं दूंगा, लेकिन अभी समझो मेरे मेरा सगा भाई है या मेरी बहन है जिसका शादी हो गया वो ससुराल में, उनको तो सब पता है, ये तारीख को शादी है, इधर शादी है, इतने बजे शादी है, कौन कौन है, क्या है प्रोग्राम, सब उनको मालूम रहता है, लेकिन एक बोलते हैं ना फॉर्मेलिटी, ये वो फॉर्मेलिटी है जब मैं तुमको प्राइवेटली हमारे साथ जब मेरा सेटिंग हुआ उसका का, yes or no, तब ऑफर लेटर दिया जाए।
ठीक है, अब सुनो तुम दोनों, अनफॉर्चुनेट था कि थोड़ा टाइमिंग वाइमिंग नहीं था, बट मैं तुमको बता रहा हूँ जो क्लास में अपन ने पढ़ा है वो तो तुमको पूरा पढ़ना ही है, ठीक है। उसके अलावा इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में ना एक आंसर है क्या, व्हाट आर द राइट्स ऑफ मेंबर्स, दिख रहा है एक आंसर है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ मेंबर्स, पीछे 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 पीछे, ये वाला, राइट्स ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ अ मेंबर, ये आंसर गलती से भी छोड़ना मत, पेज नंबर 71 पे, बरोबर, ये वाला आंसर आने ही वाला है तुमको, ठीक है, ठीक है। और जो अपन ने अभी तक क्लास में पढ़ा है वो वाला और ये वाला आंसर इतना पढ़ना है, उसके बाद, उसके बाद तुमको पढ़ना है व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, मतलब आज अपन जो प्रोस्पेक्टस वाला आंसर पढ़ा उसके नीचे देखो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस है, क्या क्या है वो एक पढ़ लेना, ठीक है। और वापिस फिर फिफ्थ चैप्टर पे आओ, फिफ्थ चैप्टर पे आओगे ना तो उसमें ये है क्या, हाउ इज मेंबरशिप अक्वायर्ड, पेज नंबर 68 पे है शायद, ये मेंबरशिप वर्सेस शेयर होल्डर वाला है ना, हाउ इज मेंबरशिप अक्वायर्ड, 68 वाला, बरोबर। अच्छा, इसके पहले चौथा चैप्टर पे जाओ वापस, चैप्टर के एंड में देखो एक डिस्टिंग्विश है मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का, डबल स्टार मार्क मार्क, वो आने ही वाला है, कंफर्म आने वाला है वो, कंफर्म एग्जाम में, ठीक है, इतना कर लेना। अब तुम लोग का एसपी का एग्जाम 10 तारीख को है, ये तो मतलब परसों, पॉसिबल ही नहीं हो, ठीक है, इतना कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत ज्यादा जल्दी है तुम लोग का एग्जाम्स, मतलब टाइम कॉलेज वालों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है उसका कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया रहेगा, सुनो, एग्जाम तो दिवाली के बाद है ना, ओके, राइट, एवरीवन, अभी तुम लोग का भी किसी का एग्जाम सबका दिवाली के बाद है, तो अपना जब वेकेशन खत्म हो जाएगा 22, 23, 24 तारीख तक, उसके बाद अपने फुल फ्लेज लेक्चर चालू हो जाएंगे और अपने को खत्म करना रहेगा चैप्टर नंबर 4 भी, चैप्टर नंबर 5 भी और चैप्टर नंबर 6 भी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का 10 या 15 तारीख ऑफ नवंबर तक एग्जाम्स आ जाएगा, 9, हाँ, तो अपने पास क्या है ना दिवाली 9, और कितने चैप्टर्स बोले, कुछ बोला है, 1, 2, 3, 5, ओके, हाँ तब तक तो अपना कंफर्म हो जाएगा, क्या, ऑल ऑफ यू, पक्का, तुम दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाकी अपन जब भी हुआ नेक्स्ट लेक्चर रखने का, लोग सोच रहे हैं कि सबका दिवाली के पहले भी एग्जाम्स खत्म हो जाएगा जिनका जिनका है, मतलब 16, 17, 18 तारीख तक, फिर 2, 3 दिन जो बचेगा ना, 20 तारीख के पहले, 20 तारीख को दिवाली है तो 3 दिन पहले भी उन लोग बुलाएंगे, तो नॉर्मल अपना जैसा ये सब लेक्चर जैसा नॉर्मल रहेगा वैसा अपन रखें, और जो मैंने अभी आज बोला ना ये मेरे को याद दिलाना, मेरे को तुमको डिटेल में तुम, ओके, चलो।